हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSO1 सोशियोलॉजिकल थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेंटी एंड इट्स एक्सटर्नल डायनामिक्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सॉवरेंटी का मीनिंग बताकर उसके मेन फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे उसका सुप्रीमेसी, परमानेंस और यूनिवर्सैलिटी। साथ ही हमें बताना है कि ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के वजह से सॉवरेंटी के एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स कैसे बदले हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सॉवरेंटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टेट के सुप्रीम अथॉरिटी को डिफाइन करता है। इसका मतलब होता है कि स्टेट अपने टेरिटरी और लोगों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है और किसी बाहरी पावर के दबाव में नहीं आता। थिंकर्स जैसे जीन बोडेन और हॉब्स ने इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। आज के समय में ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आने से सॉवरेंटी का मीनिंग इवॉल्व हो गया है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और नेचर ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी शब्द लैटिन वर्ड सुपरानस से आया है, जिसका मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी। सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पावर और लेजिटिमेसी से जुड़ी एक बेसिक आइडिया है। जीन बोडेन के हिसाब से सॉवरेंटी कॉमनवेल्थ की एब्सोल्यूट और परपेचुअल पावर है, जबकि हॉब्स के लिए ये एक इंडिविजिबल और अनडिवाइडेड पावर है। मेन फीचर्स। सुप्रीमेसी, स्टेट के अंदर सबसे ऊपर सॉवरेन होता है। एब्सोल्यूटनेस, सॉवरेन का डिसीजन फाइनल होता है। इंडिविजिबिलिटी, इस पावर को बांटा नहीं जा सकता। परमानेंस, गवर्नमेंट बदलने पर भी सॉवरेंटी बनी रहती है। यूनिवर्सैलिटी, हर इंसान और इंस्टीट्यूशन पर लागू होती है। 2. इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी, ये स्टेट के अंदर की पावर होती है जो लोगों और इंस्टीट्यूशंस पर चलती है। लॉ बनाने, अप्लाई करने और जस्टिस देने का राइट इसी में आता है। एक्सटर्नल सॉवरेंटी, ये स्टेट के इंडिपेंडेंस को शो करती है इंटरनेशनल लेवल पर। इसके जरिए एक स्टेट दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन, ट्रीटीज और डिप्लोमेसी कर सकता है। किसी भी फॉरेन पावर को बिना कंसेंट के इंटरफेयर करने का राइट नहीं होता। 3. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेंटी। सुप्रीम अथॉरिटी, सॉवरेन के ऊपर कोई और पावर नहीं होती। परमानेंस, गवर्नमेंट बदलने के बाद भी सॉवरेंटी रहती है। कॉम्प्रहेंसिवनेस, हर सिटीजन और इंस्टीट्यूशन इसके अंडर आते हैं। अनएलिएनेबिलिटी, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यूनिटी, ये पूरे सिस्टम को एक लीगल फ्रेमवर्क में जोड़ता है। 4. एक्सटर्नल डायनामिक्स ऑफ सॉवरेंटी मॉडर्न एरा में। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट्स के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट किया है। MNC और ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर स्टेट्स पर बढ़ गया है। इंटरनेशनल लॉ और ऑर्गेनाइजेशंस। UN, WTO और ICC जैसे इंस्टीट्यूशंस ने स्टेट की एब्सोल्यूट पावर को लिमिट किया है। ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज और कन्वेंशंस भी सॉवरेंटी पर असर डालते हैं। रीजनल इंटीग्रेशन, यूरोपियन यूनियन जैसे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि स्टेट्स अपनी कुछ सॉवरेंटी वॉलंटरीली शेयर करते हैं। इससे कोऑपरेटिव सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आया। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, जब किसी देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के तहत एक्सटर्नल इंटरवेंशन पॉसिबल होता है। यह एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। कंक्लूजन, सॉवरेंटी स्टेट सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन अब ये एब्सोल्यूट नहीं रहा। ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस ने इसे एक शेयर्ड और फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट बना दिया है। आज के युग में सॉवरेंटी का मतलब है नेशनल कंट्रोल के साथ ग्लोबल कोऑपरेशन। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain Weber's view on class, status and party as source of power. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मैक्स वेबर के थियरी को समझाना है, जिसमें उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के 3 डायमेंशन दिए, क्लास, स्टेटस और पार्टी। हमें बताना है कि ये तीनों पावर के अलग अलग सोर्सेस कैसे हैं और इनका सामाजिक स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैक्स वेबर सोशियोलॉजी के एक बड़े थिंकर थे जिन्होंने सोशल इनइक्वालिटी को सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से नहीं देखा।
उनके हिसाब से समाज में इनइक्वालिटी 3 पहलुओं पर होती है: इकोनॉमिक, क्लास, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पार्टी। हर पहलू एक अलग तरह से पावर और प्रेस्टीज देता है। वेबर का मॉडल मॉडर्न समाज में पावर के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. वेबर का पावर मैक्ट का कॉन्सेप्ट। वेबर ने पावर को डिफाइन किया था एक ऐसी कैपेसिटी के रूप में जिसमें कोई व्यक्ति या ग्रुप अपनी मर्जी दूसरों पर थोपा सके, चाहे विरोध हो। पावर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होती, बल्कि सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फॉर्म्स में भी होती है। इसी वजह से वेबर ने समाज को 3 स्फीयर्स में बताया: क्लास, स्टेटस और पार्टी, जहां पावर अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती है। 2. क्लास आर्थिक पहलू, इकोनॉमिक डायमेंशन। डेफिनेशन: क्लास उन लोगों का ग्रुप है जिनके पास समा इकोनॉमिक पोजीशन होती है, जैसे कि वेल्थ, प्रॉपर्टी या मार्केट में उनकी जगह। वेबर ने क्लास को मार्केट सिचुएशन कहा, मतलब किस तरह से कोई व्यक्ति गुड्स और लेबर के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल: प्रॉपर्टी ओनर्स, प्रोफेशनल्स और वर्कर्स। क्लास एक व्यक्ति के लाइफ चांसेस तय करती है, मतलब बेटर इनकम और सोशल मोबिलिटी के मौके। पावर सोर्स: जिनके पास रिसोर्सेस हैं, वो इकोनॉमिक डिसीजंस पर कंट्रोल रखते हैं। एग्जाम्पल: आज के समय में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स या सोर्स इकोनॉमिक पावर के वजह से सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। 3. स्टेटस सामाजिक सम्मान का पहलू, सोशल डायमेंशन। डेफिनेशन: स्टेटस का मतलब है समाज में किसी व्यक्ति या ग्रुप को मिलने वाला सम्मान और इज्जत। यह वेल्थ पर नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल, एजुकेशन और कल्चरल वैल्यूज पर बेस्ड होता है। वेबर ने इन्हें स्टेटस ग्रुप्स कहा जो अपनी आइडेंटिटी, कस्टम्स, ड्रेसिंग और सोशल सर्कल से बनाए रखते हैं। पावर सोर्स: स्टेटस ग्रुप्स अपने सोशल प्रेस्टीज के जरिए इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल: रिलीजियस लीडर्स, स्कॉलर्स या आर्टिस्ट्स जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता पर उन्हें सामाजिक सम्मान मिलता है। कभी कभी स्टेटस और क्लास ऑपोजिट भी होते हैं, जैसे एक फकीर की हाई मॉरल स्टेटस होती है पर इकोनॉमिक क्लास लो। 4. पार्टी राजनीतिक पहलू, पॉलिटिकल डायमेंशन। डेफिनेशन: पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस पर असर डालने की कोशिश करता है। पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में भी होती है। पावर सोर्स: पार्टी कलेक्टिव एक्शन के जरिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल: पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस या ट्रेड यूनियंस जैसे INTUC अपने गोल्स के लिए पावर का इस्तेमाल करती है। पार्टी मेंबरशिप वॉलंटरी होती है और इसका फोकस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना होता है। 5. क्लास, स्टेटस और पार्टी का इंटररिलेशनशिप। ये तीनों डायमेंशंस अलग होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति हाई क्लास में हो सकता है पर उसका स्टेटस या पार्टी इन्फ्लुएंस कम हो। एग्जाम्पल: एक रिच बिजनेसमैन हाई क्लास में है पर अगर उसका सोशल इमेज खराब है तो स्टेटस लो हो सकता है। वेबर ने यह दिखाया कि पावर सिर्फ पैसा से नहीं, बल्कि कल्चरल और पॉलिटिकल सोर्सेस से भी आती है। इस मॉडल ने मॉडर्न सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रक्चर को समझने में बहुत मदद दी। कंक्लूजन: मैक्स वेबर का थियरी ऑफ क्लास, स्टेटस और पार्टी हमें दिखाता है कि पावर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होती, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल डायमेंशन से भी बनती है। ये मार्क्स के थियरी को ब्रॉडन करता है और मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इनइक्वालिटी के मल्टीपल सोर्सेस को समझाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Elucidate the relationship between state and civil society in a democracy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में स्टेट और सिविल सोसाइटी का रिश्ता क्या है। हमें दोनों के रोल्स, उनके बीच के कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना है और मार्क्स, ग्राम्स्की, हेगेल जैसे थिंकर्स के व्यूज को भी समझाना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। स्टेट और सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स है। स्टेट वो फॉर्मल सिस्टम है जो कानून बनाता है और गवर्नेंस करता है, जैसे सरकार, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी। सिविल सोसाइटी में NGO, मीडिया, ट्रेड यूनियंस और सिटीजन्स के ग्रुप्स आते हैं जो लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। डेमोक्रेसी में दोनों के बीच एक डायनामिक रिलेशनशिप होती है, कभी कोऑपरेशन, कभी कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में। मेन बॉडी। 1. स्टेट और सिविल सोसाइटी का मतलब और नेचर। स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास कानून बनाने और लागू करने का अधिकार होता है।
सिविल सोसाइटी नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क है, जैसे एनजीओ, रिलीजियस ग्रुप्स और मूवमेंट्स, जो सोसाइटी के अलग अलग इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट गवर्नेंस और लॉ ऑर्डर मेंटेन करता है, जबकि सिविल सोसाइटी सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी का प्लेटफॉर्म देती है। 2. कॉन्सेप्ट का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। हेगेल ने पहली बार स्टेट और सिविल सोसाइटी को अलग अलग समझा। उनके हिसाब से सिविल सोसाइटी प्राइवेट इंटरेस्ट्स का एरिया है जिसे रेगुलेट करने के लिए स्टेट जरूरी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सिविल सोसाइटी क्लास रिलेशंस का रिफ्लेक्शन है और स्टेट रूलिंग क्लास का टूल होती है जिससे वो अपनी पावर मेंटेन करती है। एंटोनियो ग्राम्स्की ने इस कॉन्सेप्ट को और डीपन किया। उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी एक ऐसा एरिया है जहां रूलिंग क्लास अपनी आइडियोलॉजी से कॉन्सेंट बनाती है, जैसे कल्चर, मीडिया और एजुकेशन के थ्रू। मॉडर्न डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटी एक वॉचडॉग के रूप में उभरी है जो स्टेट को अकाउंटेबल बनाती है। 3. डेमोक्रेसी में स्टेट और सिविल सोसाइटी का रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंस। स्टेट को सिविल सोसाइटी की जरूरत होती है लोगों के डिमांड्स और नीड्स समझने के लिए, और सिविल सोसाइटी को स्टेट की जरूरत होती है लॉ और प्रोटेक्शन के लिए। पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन। सिविल सोसाइटी लोगों को गवर्नेंस में शामिल होने का मौका देती है, जैसे प्रोटेस्ट, कैंपेन और पब्लिक एडवोकेसी के थ्रू। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। मीडिया और एनजीओ स्टेट के एक्शंस को मॉनिटर करते हैं जिससे करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर को रोका जा सके। कॉन्फ्लिक्ट और क्रिटिक। जब स्टेट ऑथोरिटेरियन होती है, तब सिविल सोसाइटी उसके अगेंस्ट आवाज उठाती है, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या वुमेन राइट्स मूवमेंट्स। कोलैबोरेशन। आज कई डेमोक्रेटिक स्टेट सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रही है। 4. कंटेम्पररी रेलेवेंस। भारत जैसे देश में सिविल सोसाइटी ने आरटीआई मूवमेंट, एंटी करप्शन कैंपेन और वीमेन एम्पावरमेंट के थ्रू डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है। सोशल मीडिया ने सिविल सोसाइटी को नए कम्युनिकेशन टूल्स दिए हैं जिससे लोग अपने इश्यूज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कई बार स्टेट डिसेंटिंग वॉइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है, जो डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज बन सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी तभी मजबूत रहेगी जब स्टेट और सिविल सोसाइटी दोनों एक दूसरे के रोल्स का सम्मान करते हुए बैलेंस मेंटेन करें। कंक्लूजन। डेमोक्रेसी में स्टेट और सिविल सोसाइटी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। स्टेट कानून और स्ट्रक्चर देती है, जबकि सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी लाती है। दोनों का हार्मनी में काम करना ही डेमोक्रेसी की असली ताकत है। जब सिविल सोसाइटी एक्टिव होती है, तो ऑथोरिटेरियनिज्म का खतरा कम हो जाता है और सोशल जस्टिस बढ़ता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Distinguish between natural and social inequalities and their sociological relevance. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज के बीच का अंतर समझाना है और बताना है कि सोशियोलॉजी के लिए ये दोनों कैसे इंपॉर्टेंट है। मतलब, नेचुरल इनइक्वालिटीज क्या होती है, सोशल इनइक्वालिटीज क्या होती है, और इनका समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इनइक्वालिटी का मतलब है समाज में रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज और प्रिविलेजेस का असमान वितरण। सोशियोलॉजी इन्हीं इनइक्वालिटीज के रूप, कारण और प्रभाव को समझने की कोशिश करती है। इनइक्वालिटी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और सोशल। नेचुरल इनइक्वालिटीज जन्म से होती है, जबकि सोशल इनइक्वालिटीज समाज के द्वारा बनाई राखी जाती है। दोनों का स्टडी समाज को समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. नेचुरल इनइक्वालिटी का अर्थ। डेफिनेशन। नेचुरल इनइक्वालिटीज वो अंतर है जो लोगों के बीच उनके बायोलॉजिकल या फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल्स: उम्र, जेंडर, शक्ति, इंटेलिजेंस या शारीरिक के सहमताओं का अंतर। एक्सप्लेनेशन। यह इनइक्वालिटीज प्राकृतिक है, इनसे पूरी तरह बचना मुश्किल है। थिंकर रूसो ने अपनी किताब डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में कहा था कि नेचुरल इनइक्वालिटी शरीर और दिमाग के अंतर से आती है। मेन फीचर्स। जन्मजात और बायोलॉजिकल होती है, हर समाज में होती है, अक्सर समाज के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। 2. सोशल इनइक्वालिटी का अर्थ। डेफिनेशन। सोशल इनइक्वालिटीज वो अंतर है जो समाज अपने नियमों, संस्कृति और संस्थानों के माध्यम से बनाता है। एग्जाम्पल्स: कास्ट सिस्टम, क्लास डिवीजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रेस इनइक्वालिटी, एजुकेशन और इनकम गैप। एक्सप्लेनेशन। ये मानव द्वारा रचित होती है और सामाजिक संरचना द्वारा बनाए रखी जाती है। थियोरेटिकल व्यूज।
कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर जोर दिया जो कैपिटलिज्म से आती है। मैक्स वेबर ने क्लास, स्टेटस और पार्टी को पावर के मुख्य स्रोत माना। बॉर्ड्यू ने कल्चरल और सोशल कैपिटल के माध्यम से इनइक्वालिटी समझाए। मेन फीचर्स: समाज द्वारा बनाई जाती है, सुधारी जा सकती है रिफॉर्म और पॉलिसी से। इनइक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन और भेदभाव का कारण बनती है। 3. सोशियोलॉजी में इनका महत्व। सोशियोलॉजी के लिए इनइक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट है जिससे समाज के स्ट्रक्चर और व्यवहार को समझा जा सकता है। सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन का विश्लेषण। इनइक्वालिटी से हम कास्ट, क्लास और स्टेटस के हिसाब से सामाजिक लेयरिंग को समझते हैं। पावर और कॉन्फ्लिक्ट। ये बताता है कि समाज में पावर और रिसोर्सेस किस तरह से असमान रूप से वितरित है। सोशल चेंज और मूवमेंट्स। इनइक्वालिटी ही रीजन होती है अलग अलग सोशल मूवमेंट्स जैसे फेमिनिज्म, डैलिट मूवमेंट और सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए। पॉलिसी और वेलफेयर। इनइक्वालिटी समझने से गवर्नमेंट वेलफेयर और इक्वालिटी बेस्ड पॉलिसीज बना सकती है। ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बताता है कि इनइक्वालिटी किस तरह एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी और लाइफ चांसेस को प्रभावित करती है। कंक्लूजन। अंत में, नेचुरल इनइक्वालिटी प्राकृतिक है जबकि सोशल इनइक्वालिटी सामाजिक रचना का नतीजा है। सोशियोलॉजी अधिक ध्यान सोशल इनइक्वालिटी पर देती है क्योंकि यही पावर और इनजस्टिस के संबंध को समझाती है। दोनों के अंतर को समझकर ही हम एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज बना सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Discuss various theories on the origin of caste system. Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कास्ट सिस्टम के उत्पत्ति के बारे में अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या थियोरीज दी है। हमें रिलीजियस, रेशियल, ऑक्यूपेशनल, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल थियोरीज को एक्सप्लेन करना है, उनके मेन पॉइंट्स और थिंकर्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट सिस्टम भारत के समाज की एक यूनिक और पुरानी व्यवस्था है। इसमें लोग जन्म से अलग अलग वर्गों, जातिस में बनते हैं जिनके अपने काम और नियम होते हैं। इसकी शुरुआत के बारे में विभिन्न विचारकों ने अलग अलग थियोरीज दी है। इन थियोरीज को समझना जरूरी है क्योंकि ये बताती है कि सामाजिक असामान्य और स्ट्रैटिफिकेशन कैसे बनी और स्थिर हुई। मेन बॉडी। 1. रिलीजियस थियोरी। धार्मिक थियोरी का मूल हिंदू ग्रंथों जैसे ऋग्वेदा और मनुस्मृति में मिलता है। पुरुषा सूक्त के अनुसार 4 वर्ण कॉस्मिक बीइंग पुरुषा के शरीर से बने। ब्राह्मण उसके मुंह से, क्षत्रिय उसके बाहों से, वैश्य उसके जांघों से और शूद्र उसके पैरों से। मनुस्मृति ने इस व्यवस्था को डिवाइन अथॉरिटी दी जिससे कास्ट सिस्टम को धार्मिक और स्थायी बना दिया गया। यह थियोरी कास्ट को एक पवित्र और सामाजिक संतुलन के लिए जरूरी व्यवस्था के रूप में देखती है। 2. रेशियल थियोरी। हर्बर्ट रिजली और जीएस घुरियर ने कहा कि कास्ट सिस्टम का जन्म आर्यन और द्रविडियन जातियों के बीच भेद से हुआ। एरियन लोग अपने आप को ऊंचा, फेयर स्किन्ड समझते थे और उन्होंने स्थानीय लोगों से शादी करने से बचने के लिए सोशल बाउंड्री बनाए। धीरे धीरे ये बाउंड्री एक हेरेडिटरी कास्ट सिस्टम में बदल गई। लेकिन आज के एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि रेशियल प्योरिटी एक मिथ है और कास्ट ज्यादा कल्चरल और सोशल फैक्टर से बनी है। 3. ऑक्यूपेशनल थियोरी। डीएन मजूमदार और हटन ने कहा कि कास्ट सिस्टम का मूल काम के विभाजन से हुआ। शुरुआत में लोग अलग अलग प्रोफेशंस करते थे जैसे पुजारी, योद्धा, व्यापारी और मजदूर। समय के साथ ये ऑक्यूपेशंस जन्म से जुड़ गए और एंडोगमस, अपने ग्रुप में शादी, बन गए। इस थियोरी के हिसाब से कास्ट सिस्टम एक इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन का परिणाम है जो बाद में सामाजिक बन गया। 4. पॉलिटिकल थियोरी। एबे डुबवा और सेनाट के अनुसार कास्ट सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था का नतीजा है। राजाओं ने समाज को कंट्रोल में रखने के लिए यूज हायरार्की में बांटा। ब्राह्मणों ने इस सिस्टम को धार्मिक रूप से जस्टिफाई किया ताकि राजाओं की अथॉरिटी मजबूत बने। इस तरह कास्ट सिस्टम एक पावर और कंट्रोल का टूल बन गया। 5. सोशियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी थियोरी। जीएस घोरी, एमएन श्रीनिवास और आंद्रे बेटे जैसे सोशियोलॉजिस्ट्स कास्ट को एक इवॉल्विंग सामाजिक संरचना मानते हैं। घुरियर के मुताबिक कास्ट एक कॉम्प्लेक्स सोशल इवोल्यूशन का नतीजा है जिसमें रेस, धर्म और ऑक्यूपेशन सबका योगदान है। एमएन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें नीचे के कास्ट वाले ऊपर के कास्ट के रीति रिवाज अपना कर अपना स्टेटस बढ़ते हैं। बेटे ने कास्ट को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक रूप बताया जिसमें मोबिलिटी और परिवर्तन दोनों संभव है। कंक्लूजन।
अंत में, कास्ट सिस्टम एक ऐसी सामाजिक संरचना है जिसका उत्पत्ति कई कारणों का परिणाम है। धार्मिक विचारों, काम के विभाजन, जाति भेद और राजनीतिक नियंत्रण सब मिलकर इसको बनाते हैं। ये व्यवस्था समय के साथ बदलती गई है और आज भी समाज में इसका प्रभाव दिखता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।